कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। पहला है अल्प विराम, उसका चिन्ह भी साथ में दिया है, हर किसी के चिन्ह मैंने साथ में दे दिए हैं। अर्ध विराम, पूर्ण विराम, देन फोर्थ इज विस्मयादि बोधक, फिफ्थ इज प्रश्न सूचक चिन्ह, सिक्स्थ योजक चिन्ह, सेवन्थ इज निर्देशक चिन्ह, देन एट्थ कोष्ठक, नाइन्थ उद्धरण चिन्ह, 10th विवरण चिन्ह, 11th त्रुटि चिन्ह, 12th लाघव चिन्ह। अब इन्हें डिटेल में समझने के लिए मैंने बुक में से स्क्रीनशॉट ऐड किए हैं इसमें, तो उनको देखकर अब समझने का प्रयत्न करते हैं एक एक को सीरियल वाइज। फर्स्ट वन इज अल्प विराम। जब वाक्य में थोड़े समय के लिए रुका जाता है तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण मैंने साथ में स्क्रीनशॉट इसीलिए डाला है कि आप यहाँ से उदाहरण देख सकें। ये सब अल्प विराम के उदाहरण हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अर्ध विराम, जब कभी अल्प विराम की तुलना में थोड़ी अधिक अवधि के लिए रुकना पड़ता है तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, अभी तैयार होना है, नाश्ता करना है, स्कूल भी समय पर पहुँचना है, ये कैसे संभव है। अर्धविराम प्रयोग करने संबंधी नियम इस प्रकार हैं जिन्हें आप खुद पढ़ सकते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं, शाम बाजार गया है, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। तो विशेष बात ये याद रखने योग्य है कि दोहा, सोठा, चौपाई छंदों के दूसरे चरणों में 2 पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। जैसे कि आपने अपने कक्षा की बुक में भी देखा होगा। जैसे यहाँ एक दोहा दिया हुआ है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो इस तरह से ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। फोर्थ वन इज विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग तब होता है जब मन के भावों के बारे में, जैसे आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक, भय आदि को प्रकट करना हो, तो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कभी विस्मयादि शब्द के बाद तो कभी वाक्य के अंत में इसे प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, अरे बादल घिरने लगे। नेक्स्ट, हाय सुनामी लहरों ने भयंकर तबाही मचा दी। तो संबोधन के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी को संबोधित करना है, मतलब किसी को बुलाना है, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, मीतू अपना काम ध्यान से करो। तो इस तरह विस्मयादि बोधक चिन्ह का आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग कहाँ और कब और कैसे करना है। फिफ्थ वन इज प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, बगीचे से फूल किसने तोड़े हैं। सेकंड इज, मैं सोच रहा था कि कमरे में बंद चिड़िया को मुक्त कैसे करूं। तो प्रश्न सूचक चिन्ह जब लगाना होता है हमें, तो प्रश्न वाले जो वाक्य होती हैं उन्हें ढूंढना या उन्हें पहचानना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इनमें कब, कैसे, क्यों इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो ऐसे ही वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। अब समझने का प्रयत्न कीजिए योजक चिन्ह के बारे में। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। समास में जब द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है तो द्वंद्व समास के जो भी वर्ड्स होते हैं उसमें इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिया भी है, सुख दुख, ऊपर नीचे, आना जाना। तुलना के लिए भी, मतलब कंपैरिजन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम सा, कमल सा, हम सा। इनके अतिरिक्त द्विरुक्त, द्विरुक्त हो गए रेपिटेशन वाले वर्ड्स, जो द्वि मीन्स 2 बार, जो 2 बार रिपीट हुए हैं, मतलब जिनको हम पुनरुक्त शब्द भी कहते हैं, उनमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, कभी कभी, रोज रोज, गिरते गिरते, चलते चलते आदि। नेक्स्ट इज निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे वाक्य में आगे आने वाले विवरण का संकेत देने के लिए, जो बात वाक्य में आगे कहनी है
उसको डिस्क्राइब करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर नाटक में किसी पात्र का कथन प्रकट करने के लिए, जैसे माता मीना यहाँ आओ, और या फिर वाक्य में आगे आने वाली संज्ञा का संकेत देने के लिए, जैसे यह उदाहरण दिया है, आधुनिक युग की मीरा, आगे फिर विवरण निर्देशक चिन्ह है, फिर महादेवी वर्मा के काव्य में बहुत दर्द था। मुख्य रूप से याद रखिए कि निर्देश देने के लिए या विवरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तभी इसे विवरण चिन्ह भी कहते हैं, निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। 8th वन इज कोष्ठक। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। पहला, किसी पद अथवा वाक्यांश का अर्थ बोध करवाने हेतु, जैसे तुलसीदास, तो कोष्ठक में मीन्स ब्रैकेट में लिख दिया हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि, ब्रैकेट क्लोज, पूरी ब्रैकेट बन गई है, कोष्ठक बन गया, उसके अंदर ये लिख दिया हमने हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि का रामचरितमानस महान ग्रंथ है। नेक्स्ट, नाटक में अभिनेताओं के मनोभावों को प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और किसी वाक्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त जानकारी को कोष्ठक में रखा जाता है। जैसे सकर्मक क्रिया के दोनों भेदों, एक कर्मक और द्विकर्मक के उदाहरण नीचे प्रस्तुत हैं। तो हमने एकर्मक और द्विकर्मक को ब्रैकेट में कर दिया। इस कर्मक क्रिया के हम जो दो भेद थे उनको हमने एक्सपेंड करके उसी के बारे में हमने और जानकारी जो देनी थी वो हमने ब्रैकेट में डाल दी। तो ये है कोष्ठक का प्रयोग। 9th है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह। व्यक्ति का नाम, उपनाम, पुस्तकों के नाम तथा कहावतों में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उपनाम में रामधारी सिंह दिनकर, तो यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह है। तो पुस्तकों के नाम में मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य लिखा, प्रेमचंद का गोदान उपन्यास अत्यंत प्रसिद्ध है। तो इस तरह आपको ये पता चल गया कि किसी का नाम हो, उपनाम हो या पुस्तकों के नाम हो तो वहाँ पर सिंगल उद्धरण चिन्ह लगता है, मतलब इकहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग होता है। तो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से लिखने पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे किसी पर्टिकुलर ने, किसी स्पेशल पर्सन ने कोई बात कही है कोई स्पेशल, तो उसे वहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। जैसे नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग हुआ है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कहावतों में नाम, उपनाम, पुस्तकों आदि में इकहरा उद्धरण चिन्ह और किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह। 10th है विवरण चिन्ह। वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना, निर्देश आदि देते समय विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में संज्ञा के 3 भेद हैं, तो आगे विवरण चिन्ह लगेगा, फिर उसके बाद आप उसका विवरण देंगे कि कौन से वो भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है त्रुटि चिन्ह। त्रुटि हो गया गलती, मतलब मिस्टेक। तो लिखते समय यदि कोई शब्द या वाक्य छूट जाए तो त्रुटि चिन्ह लगाकर वाक्य के ऊपर वे छूटा हुआ अंश लिखा जाता है। जैसे मैंने देखा कि असरानी साहब के घर में एक, अब चिड़िया वर्ड छूट गया था तो वो हमने त्रुटि चिन्ह लगा के ऊपर लिखा, चिड़िया बंद थी। तो इस तरह ये त्रुटिपूर्ण चिन्ह का प्रयोग होता है। लास्ट वन इज लाघव चिन्ह। तो शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब संक्षिप्त हो गया शॉर्ट। जब किसी शब्द को शॉर्ट में लिखना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए बड़े शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगाया जाता है। ये जो इसका चिन्ह है वो लगाया जाता है। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर को शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ दिखाया गया है। पंडित, फिर मध्य प्रदेश, तो इनकी जगह पर शून्य लगा दिया गया उनके साथ, तो इसको शॉर्ट में बता दिया गया। तो इस तरह लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये सारे थे विराम चिन्ह।
और बुक में से पिक्चर्स मैंने इसीलिए डाली हैं ताकि जो ग्रीन पेन से हाईलाइट किया गया है उससे आपको इजीली समझ आ सके।